हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2020 का पेपर का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का लाभ नहीं है? अधिक उत्पादन, अधिक अनुपस्थिति, अधिक उत्पादकता या कम हड़ताल। तो सबसे पहले तो समन्वय के लाभ में कौन कौन चीज़ें शामिल होता है वो समझते हैं। अगर वो आप समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें से लाभ कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले जो होता है वो न्यूनतम लागत पर अधिकतम व श्रेष्ठ उत्पादन होता है। पारस्परिक हित संघर्षों को रोकना, प्रबंध प्रक्रिया को कुशल व प्रभावी बनाना, निर्देशन में एकता स्थापित करना, अधिक उत्पादकता, कम हड़ताल, मानवीय संबंधों को मधुर बनाना इत्यादि, ये सारे चीज़ें आते हैं। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा लाभ नहीं है। अधिक उत्पादन ये तो है, अधिक अनुपस्थिति यही वाला इसका लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आया है उसके आगे पीछे जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको वो आप ज़रूर नोट करिए, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसने निर्देशन को प्रशासन का हृदय कहा है? थियो हेमन, डीमोक, एफ.डब्ल्यू. टेलर या हेनरी फेयोल? तो डीमोक ने कहा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, सभी को संगठन के समान लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, यह सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आदेश की एकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत संपर्क का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत या निर्देशन की एकता का सिद्धांत? तो सबसे पहले तो आप चारों ऑप्शन को समझिए कि आदेश की एकता का सिद्धांत किसे कहते हैं, व्यक्तिगत संपर्क का सिद्धांत किसे कहते हैं, के विस्तार का सिद्धांत किसे कहते हैं, या निर्देशन की एकता का सिद्धांत। जब ये चारों ऑप्शन अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला आदेश की एकता का सिद्धांत समझिए क्या होता है। किसी कार्य को करने का निर्देश उसके लिए निर्धारित केवल एक व्यक्ति से ही आना चाहिए। अमेरिकी सेना के संयुक्त अभियान से संबंधित टोटल 12 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आदेश की एकता का भी है। सेकेंड, व्यक्तिगत संपर्क का सिद्धांत। व्यक्ति संपर्क में व्यक्ति विशेष को उसकी समस्याओं और भावनाओं को बहुत निकटता से सुना व समझा जाता है। थर्ड, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। अधीनस्थों की वह संख्या जिन्हें उच्चाधिकारी प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके। एंड फोर्थ, निर्देश की एकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्य की एकता तथा समन्वय को सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार समान गतिविधियों को एक ही समूह में रखना चाहिए तथा उनके कार्य की एक ही योजना होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था? समान लक्ष्य। तो समान लक्ष्य बताइए किसमें हम बताएं? निर्देशन की एकता का सिद्धांत। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि इतना ही डिटेल वीडियो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। प्रीवियस 10 ईयर के पेपर का डिटेल एनालिसिस करके आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सम विच्छेद बिंदु पर स्थिति कैसी होती है? आदर्श लाभ की, आदर्श लागत की, आदर्श उत्पादन की या तीनों में से कोई नहीं? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले आप ये समझिए कि ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात सम विच्छेद बिंदु होता क्या है, तभी तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। समझिएगा, विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर न लाभ होता है और न हानि, सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। इस बिंदु से कम उत्पादन करने से लॉस होता है और अधिक उत्पादन या विक्रय करने से लाभ होता है। तो जरा बताइए ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहेंगे? जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होगा। इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नन, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, एक बजट जो भावी परिकल्पनाओं न कि भूतकालीन रिकॉर्डों के आधार पर बनाया जाता है को क्या कहते हैं? वेरिएबल बजट, जीरो बेस बजट, मास्टर बजट या लेबर बजट? तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन बोला है वेरिएबल बजट। समझते हैं इसको क्या होता है। इसका मतलब परिवर्तनशील बजट जो है यह इस प्रकार बनाया जाता है कि क्रियाओं के विभिन्न स्तरों के अनुसार परिवर्तित होता रहे। ऐसा बजट विभिन्न क्रियाशील एवं विभिन्न प्रकार की दशाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन शून्य बजट, देखिए क्या है। इस बजट में पिछले वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों के कोई महत्व नहीं दिया जाता।
इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य हो। ये क्वेश्चन में बोला भी है वर्डिंग, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक बजट जो भावी परिकल्पना हो, न कि भूतकालीन रिकॉर्डों के आधार पर। बोला गया पिछला चीज़ों को हम भूल जाते हैं, तो किस बजट में बताया गया है? जीरो बजट में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा बैंकिंग संगठन के संबंध में नहीं है? बैंक दर, ये तो होता है। साख सृजन, ये भी होता है। राजकोषीय घाटा, ये नहीं होता है। और कैश रिजर्व रेशियो, ये भी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा, बैंक दर क्या होता है, साख सृजन क्या होता है, नगद कोष अनुपात क्या होता है, इसको आप जरूर देख लें अच्छे से, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? बैंक दर, सरकारी व्यय, खुले बाजार की क्रियाएं या चयनात्मक साख नियंत्रण। तो बोला गया कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, मौद्रिक नीति के पारंपरिक उपकरण को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। पहला मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक या चयनात्मक। मात्रात्मक के अंतर्गत आता है CRR, SLR, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, खुली बाजार की प्रक्रिया। ये सारे के सारे जो होते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। तो बैंक रेट तो होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये वाला नहीं होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा बैंक जनता से प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार नहीं करता? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक बैंक की कुल जमाओं का वह न्यूनतम प्रतिशत जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना आवश्यक होता है क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या वैधानिक तरलता अनुपात। पहले चारों ऑप्शन समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आ रहा है CRR माने नगद कैश रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। ये पहले समझ लीजिए होता क्या है, तब इसका जवाब हम देंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहला ऑप्शन है नगद कोष अनुपात। समझिए क्या होता है। कॉमर्शियल बैंकों के पास जितना पैसा भी जमा के रूप में रहता है, उसका एक निश्चित हिस्सा उन्हें रिजर्व बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य है। क्लियर हो गया। सेकेंड ऑप्शन है रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है वो RBI जिस दर पर कॉमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। थर्ड है रिवर्स रेपो रेट। बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर जिस रेट से ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लास्ट है वैधानिक तरलता अनुपात। RBI द्वारा बैंक के क्रेडिट और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। शुद्ध मांग और समय देयता का हिस्सा जिसे एक बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति में बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, नकदी, सोना इत्यादि। अब ये बताइए, आपको हम चारों का मीनिंग बता दिए। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक की कुल जमाओं का न्यूनतम प्रतिशत जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहा आपने? CRR, सही कहा। कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 35, राजकोषीय नीति संबंधित होती है। समझिए पहले राजकोषीय नीति होता क्या है। सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति से, बैंकिंग पद्धति के नियमन से, आर्थिक विकास के नियोजन से या सरकार के आगम एवं व्यय से। तो यही वाला होगा, सरकार के आगम एवं व्यय से। क्वेश्चन नंबर 36, एक सरकारी बजट क्या दर्शाता है? तो जो सरकारी बजट होता है इसका मतलब समझिए, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। क्लियर है? ऑप्शन देखते हैं। वास्तविक व्यय एवं वास्तविक आगम, वास्तविक तो होता ही नहीं है। अनुमानित एवं वास्तविक आगम, फिर से वास्तविक आ गया, वास्तविक होता ही नहीं है। अनुमानित एवं अनुमानित आगम, यही वाला सही है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ें क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय आयकर है डायरेक्ट एवं प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट एवं प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एवं एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो थर्ड हो जाएगा इसका डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि सारे लोगों पे एक ही समान इनकम टैक्स नहीं लगता है, बल्कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है उससे उतना ज़्यादा
इनकम टैक्स लिया जाता है, जिसकी इनकम कम होती है उससे कम लिया जाता है, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 38, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट बसे एरो सिटी में वर्ल्ड मार्क 1 इमारत जीएसटी नेटवर्क का मुख्यालय है। कहाँ है बताइए? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? समझिएगा इसको। पहले औद्योगिक नीति जो है उसकी घोषणा अप्रैल 1948 में औद्योगिक मंत्री एसपी मुखर्जी के द्वारा की गई थी। कौन सा सन बताएं? 1948। और किसके द्वारा? याद रख लीजिएगा, एसपी मुखर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, श्याम ने 2000 रुपये का सामान वापस किया जिसे रहतिया में लिया गया परंतु कोई प्रविष्टि नहीं की गई। कोई प्रविष्टि नहीं की गई मतलब क्या हो गया कि भूल गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ओमिशन। क्वेश्चन नंबर 41, क्रय किसके बराबर होता है? चारों ऑप्शन रीड करिए। इसमें से क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 42, व्यवसायी के द्वारा आहरण से। पहले ये बताइए, जब भी ड्राइंग किया जाता है तो क्या एंट्री होता है? ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डीआर का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करते हैं। और टू कैश अकाउंट मतलब पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है मतलब क्या हो गया? एसेट्स कम हो गया। माने लाइबिलिटी में कैपिटल से ड्राइंग माइनस करेंगे तो कैपिटल कम हो गया और एसेट्स में हमारा कैश कम हो गया। अब ऑप्शन रीड करिए। संपत्ति एवं मालिक की पूंजी दोनों में कमी होगी, संपत्ति में कमी और दायित्व में वृद्धि होगी, मालिक की पूंजी में कमी और दायित्व में वृद्धि होगी, या मालिक की पूंजी एवं दायित्व में वृद्धि होगी। तो क्या होगा बताइए? संपत्ति एवं मालिक की पूंजी दोनों में कमी होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन हराशय की पद्धति नहीं है? रिक्तीकरण पद्धति, ये तो है। प्रतिस्थापन लागत पद्धति, ये भी है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ये भी है। तीनों में से कोई नहीं होगा क्योंकि सारे ही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 1 जनवरी 2015 को मोहन ने एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी। यह अनुमान लगाया जाता है कि उसका उपयोग काल 3 वर्ष होगा। उसने मशीन के हराशित मूल्य पर 40% की दर से मूल्य ह्रास अपलिखित करने का निश्चय किया। तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का अवशिष्ट मूल्य क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21,600। आप कहेंगे सर 21,600 कैसा है? तो समझिए, ओरल बताते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो देखिए 1 लाख रुपए का है और इसके डिप्रिसिएशन का रेट 40% है। तो 1 लाख का पहले 40% आप निकाल लीजिए। 1 लाख का जब 40% निकालेंगे तो आएगा 40,000, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 40,000 डिप्रिसिएशन हो गया तो उसकी वैल्यू कितना आ गया? 60,000। तो पहले साल के अंत में हमें उसकी वैल्यू बची 60,000। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तीसरे वर्ष के अंत में पूछा है। तो अब 60,000 का आप 40% निकालिए। निकालिए, सोचिए मत, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप लोग। 60,000 का 40% कितना होता है? 24,000। सही कहा आपने। अब 60,000 वैल्यू हमारा था, 24,000 डिप्रिसिएशन का आ गया। तो 60,000 में से 24,000 माइनस करिए तो कितना आया बताइए? 36,000। सही कहा। तो दूसरे वर्ष के अंत में हमारी जो एसेट्स की वैल्यू आई वो 36,000 आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला तीसरे वर्ष के अंत में। चलिए अब दोबारा करिए। 36,000 का 40%, 36,000 का 40% निकालिए, कितना आया? 14,400। तो क्या 14,400 आंसर होगा? नहीं, 14,400 तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आया और इसकी वैल्यू कितनी थी? 36,000। तो 36,000 में से 14,400 आप माइनस कर लीजिए तो कितना आ गया बताइए? 21,600। यही हमसे बोला गया था कि तीसरे वर्ष के अंत में कितना वैल्यू बचेगा, तो 21,600 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले अंशों का निर्गमन करती है जिस पर 8 रुपया याचित है। एक अंशधारी ने 2 रुपये की याचना का भुगतान नहीं किया। ऐसे अंशों के संबंध में अंश पूंजी की राशि को क्रेडिट किया हो जाएगा? 10 रुपये से, 8 रुपये से, 6 रुपये से, 2 रुपये से। जितना भी कॉल्ड अप वैल्यू होता है उसी से करते हैं हम लोग। तो कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपया है तो 8 रुपये आंसर हो जाएगा। नंबर 46 रीड करिए। बजाज सेल्स लिमिटेड ने 20 रुपये वाले 20,000 समता अंशों को जनता को निर्गमित किया। 4 रुपये एप्लीकेशन पर है, 4 रुपये अलॉटमेंट पर है, 6 रुपया फर्स्ट कॉल पर है और 6 रुपया फाइनल कॉल पे है। सभी अंशों की रकम प्राप्त हो गई।
केवल एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे वह आवंटन राशि नहीं दे सका। जरा ये बताइए, आवंटन राशि अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब कौन सा पैसा दिया होगा? एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन का रेट क्या है बताइए? 4 रुपया। इसका मतलब है कि 200 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 800 रुपये ये दे के बैठा है। वापस समझिएगा, 200 शेयर है और एप्लीकेशन का पैसा दिया है, इसका मतलब कितना रुपया दिया है? 800 रुपया दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर लिखा है और उसके अंशों को प्रथम याचना के पूर्व ही हरण कर लिया। ठीक है, हरण किए गए अंशों को 18 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णतः निर्गमित किया। जरा बताइए, 20 का शेयर था और हम कितने में इशू कर रहे हैं? 18 में। तो 20 रुपये का शेयर 18 में इशू कर रहे हैं तो कितने का घाटा हुआ बताइए? 2 रुपये का। और कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 200। तो 200 गुणे 2 कितना होता है? 400। 200 गुणे 2 कितना होता है? 400। और स्टार्टिंग में ये बंदा कितना पैसा दिया था? एप्लीकेशन का रेट दिया था, याद है? 200 गुणे 4 800 रुपया दिया था और 2 रुपये नुकसान पे इशू किया जा रहा है, माने 200 गुणे 2 400। तो 800 रुपया में से 400 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 400 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पूंजीगत संचय की राशि क्या होगी? तो पूंजीगत संचय की जो राशि होगी वो 400 रुपया होगी। ऑप्शन चलिए देख लीजिए, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 400 रुपया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47, एक कंपनी को 1 लाख रुपए मूल्य के शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 10% प्रीमियम पर करना है। इसके लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमन किया। पूंजी शोधन संचय खाते में कितनी राशि स्थानांतरित होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 रुपये वाले 5000 अंश हम लोग कर रहे हैं इशू, तो 10 गुणे 5000 कर लीजिए। 10 गुणे 5000 करेंगे, उसी का हमारा बन जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, जब निजी ऋण पत्रों को निरस्त किया जाता है तो निरस्तीकरण पर कोई लाभ किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा आयगत हानि है या आयगत वाई है कि पूंजीगत हानि है या पूंजीगत वाई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पूंजीगत हानि है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान के अभाव में साझेदारी अधिनियम के लिए प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन सा नियम लागू होता है। चलिए नोट करिए, अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है तो समझिएगा विभाजन अनुपात जो होगा वो बराबर बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज जो है वो 6% वार्षिक की दर से दिया जाएगा। अब ऑप्शन रीड करिए, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, अग्रिम पर ब्याज जरूर लिया जाएगा, कितना? 6% की दर से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।